हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा जो ये टॉपिक है दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो आज का हमारा जो ये क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हेल्थ से रिलेटेड होंगे, स्वास्थ्य से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आज की क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने बौद्धिक भावनात्मक संसाधनों को अधिकतम दैनिक आजीविका एवं जीवन के लिए हिलाने डुलाने में समर्थ हो। ये किसका कथन है? स्वास्थ्य बात इसमें क्या करें, हेल्थ के बारे में बताया गया है कि हेल्थ वो हमारी क्या है, वो बौद्धिक भावनात्मक संसाधन के रूप में हम क्या करते हैं, जिसका यूज करते हैं हम, ताकि अपने जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो हमारी दैनिकचर्या है, उस दिनचर्या को हम अच्छी प्रकार से क्या कर सके। तो पहला ऑप्शन आपका WHO का है, से दूसरा ऑप्शन आपका एनसाइक्लोपीडिया का है, तीसरा ऑप्शन आपका JF विलियम का है और चौथा ऑप्शन आपका जो है टेवर का है। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किसका कथन है? तो यह कथन की बात अगर हम करते हैं तो ये एनसाइक्लोपीडिया का कथन है। किसका कथन है? तो यह जो है वो एनसाइक्लोपीडिया का कथन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्वास्थ्य मनुष्य की पूर्ण शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है वो मनुष्य की सामाजिक, मानसिक और कैसी स्थिति है? सामाजिक स्थिति है। केवल रोगों की अनुपस्थिति, दैट मतलब अगर हम सिर्फ रोगों से, हमारे शरीर में सिर्फ रोग ही अनुपस्थित नहीं है तभी हम स्वास्थ्य नहीं मान सकते, बल्कि हम किस व्यक्ति को स्वास्थ्य मान सकते हैं? जो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, हर एक पहलू से, दैट मीन्स उसका हर एक एंगल जो है वो क्या हो, स्वस्थ हो, वह हर एक क्षेत्र में क्या है, अच्छी प्रकार से कार्य कर सके। इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यह कथन किसका है? JF विलियम्स का है, WHO का है, या टेवर का है, या फॉरेस्ट E लिंडर का है? तो यह जो कथन है वो किसका है? यह कथन हमारा WHO के द्वारा दिया गया है। WHO जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जानते हैं, और ये क्या है, यह स्वास्थ्य से संबंधित पूरे विश्व में हमारी क्या करती है, जितनी भी सेवाएं आपकी आती हैं वो WHO से प्रमाणित होने के बाद तब हम आम नागरिकों तक यह सेवाएं क्या होती है, पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने तथा सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? क्या कह रहे हैं कि स्वास्थ्य ऐसा गुण है जीवन का जो जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या है, सुखी ढंग से एक अच्छा जीवन जी सकता है और सर्वोच्च रूप से सेवा करने के योग्य बनाता है। मतलब किसी भी, जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अच्छी प्रकार से उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, और जब हम भाग लेंगे तो इसका मतलब है कि हम हर एक सेवा के हर एक क्षेत्र में अच्छी प्रकार से कार्य को कर सकते हैं। यह कथन किसका है? JF विलियम्स का है, फ्रायड का है, या अरस्तु का है, या इनमें से किसी का नहीं है? तो यह कथन जो है वो किसका है? JF विलियम्स का है। किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो JF विलियम्स का कथन है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। क्या है? स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन, जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है, दैट मीन्स हम मेंटली रूप से, मानसिक रूप से क्या होंगे, स्वस्थ माने जाएंगे। और जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो हम किसी भी कार्य को एक्टिव होके, या हम किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा सक्रिय होकर क्या कर सकते हैं, यही इसका सेंस है।
तो इसका ये कथन जो है वो किसका है? ट्रेवर का है, डार्विन का है, फ्रायड का है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो कथन है यह हमारा किसका है? ट्रेवर का है। किसका है? ट्रेवर का कथन है। ये जो कथन है वो किसका कथन है? तो ये ट्रेवर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 5, हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, जो कोई भी हमें बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और इसके बिना इस संसार में कोई भी मनोरंजन नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट बात है कि अगर हम अमीरों के लिए तुम वरदान हो, अगर हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी हमारा हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो दैट मीन्स हमारे पास नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम किसी भी चीज का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, मनोरंजन नहीं कर सकते हम कोई भी चीज का, क्योंकि बिना हेल्थ के हमारे शरीर, हमारा जो है वो, अगर हमारा हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो सारी चीजें रहने का मतलब है कि वो हमारे लिए व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, ये किसका कथन है? एनसाइक्लोपीडिया का है, WHO का है, यूनिसेफ का है, या बेन जॉनसन का है? तो यह जो कथन है आपका किसका है? यह कथन जो है वो बेन जॉनसन ने कहा है। बेन जॉनसन ने बहुत अच्छी बात कहा है कि जो है अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो दैट मीन्स हम किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का एंजॉयमेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, स्वास्थ्य वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए सदैव आनंदित रहता है। कथन किसका है? स्वास्थ्य वह व्यक्ति है, वह वस्तु है जिसमें मनुष्य संसार का सुख भोगते हुए, हम इसी संसार में रहते हैं। अगर हम स्वस्थ पर्सन हैं तो हर एक एक्टिविटी को अच्छी प्रकार से करेंगे, हर एक एक्टिविटी में, हर एक क्रियाकलाप में हम भाग लेने के लिए क्या होंगे? उत्साहित रहेंगे। ठीक है, वो क्या यही कह रहा है कि इसमें यह जो है ये किसका कथन है? फ्रैंकलिन का है, फ्रायड का है, डार्विन का है, या थॉर्नडाइक का है? तो यह जो कथन है वह क्या है? यह आपका फ्रैंकलिन का कथन है। किसका कथन है आपका? ये फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्थ शरीर मन अथवा आत्मा में स्वस्थता तथा निरोगता की अवस्था है। मुख्यतः यह शारीरिक रोग अथवा दुख का अभाव है। स्वस्थ शरीर मन मतलब अगर हमारा मन स्वस्थ है और क्या है, हमारी आत्मा निरोग है, तो इसका मतलब है कि हम शारीरिक रोग, अगर इन सब में अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है या हम स्वस्थ नहीं है तो दैट मीन्स क्या है कि मतलब हम क्या दुखी रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अनेक प्रकार की बीमारियां जो होंगी वो हमको चपेट में लेंगी। इसका मतलब है कि शारीरिक रोग, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो दुख का अभाव होगा। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, और जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दुख होने का कारण बनेगा। ठीक है, यह कथन किसका है? बेन जॉनसन का है, अरस्तु का है, हरलॉक का है, या बेबस्ट का है? तो यह जो कथन है वो किसका है? यह कथन आपका बेबस्ट का है। किसका कथन है? यह बेबस्ट का कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण कौन कौन से हैं? किसकी बात कर रहा है? तो भारत में निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण कौन कौन से हैं? निर्धनता है, अज्ञानता है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, या सभी है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या होगा? निम्न स्वास्थ्य स्तर मतलब अगर हमारा लो स्वास्थ्य स्तर होगा तो इसके जो रीजन है वो आपके कौन कौन से हैं? आपके निर्धनता है, अज्ञानता है, चिकित्सा सुविधाएं हैं। कहीं ना कहीं निर्धनता भी, अगर हमारे पास मनी नहीं है, अगर हम व्यक्ति गरीब है तो अच्छी प्रकार से उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेगा जितनी उसकी बॉडी को नीड है। जैसे कि हमारा RDA अलग अलग मात्रा जो क्या करता है वो निर्धारित करता है कितनी मात्रा हमको पर डे प्रोटीन की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा हमको कार्बोहाइड्रेट की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा वसा की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा खनिज लवण की लेनी चाहिए, कितनी मात्रा हमको आयोडीन की लेनी चाहिए। हर एक यूनिट जो है वो हर एक लिंग के अनुसार, हर एक उम्र के अनुसार हमारा RDA जो है वो फिक्स कर रखा
रखा है, ठीक है। अगर व्यक्ति निर्धन है तो कहीं ना कहीं वो भी उससे प्रभावित होगा, जितना हमको नीड होगी जिस चीज की उतना हमको उपलब्धता नहीं होगी तो भी हमारा स्वास्थ्य क्या है, प्रभावित होगा। अज्ञानता, हम किसी चीज के बारे में अगर नहीं जान रहे, हम उतना, जैसे सब्जी है, सब्जी को हम क्या करते हैं, धुल के या काटने के बाद उसको धुल देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी अज्ञानता को क्या करता दिखाता है। अगर हमको पता होता कि सब्जी को काटने से पहले हमको उसको धुल लेना चाहिए, उसके बाद हमको क्या है, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होंगे वो बाहर पानी में ना जा सके, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं अज्ञानता को दर्शाता है। चिकित्सा सुविधाएं, अन्य देशों की अपेक्षा हमारे भारत में चिकित्सा सुविधाएं आज भी क्या है, पिछड़ी हुई हैं। जितना अन्य देशों में डेवलप्ड हो चुका है चिकित्सा का क्षेत्र, उतना हमारे यहाँ भी डेवलप नहीं हुआ है। तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को क्या करेगा, स्वास्थ्य के स्तर को भारत में इसी कारण जो है स्वास्थ्य का स्तर आपका क्या है, निम्न हुआ है। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल आप कोविड आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इससे क्या है, हम लोग प्रभावित हुए थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, स्वास्थ्य शरीर, मन अथवा आत्मा में स्वस्थता एवं निरोगता की अवस्था है, कथन किसका है? WHO का है, बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है, यूनिसेफ का है या केयर का है? क्या कह रहा है, स्वस्थ शरीर अथवा आत्मा में स्वास्थ्यता एवं निरोगता की अवस्था है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें अच्छी प्रकार से हम क्या होंगे, निरोग रहेंगे, मतलब हम स्वस्थ व्यक्ति रहेंगे। हर एक एंगल से हमारा जो है वो मन, आत्मा, बाड़ी, सब कुछ हमारा क्या है, आपका स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति के रूप में हम क्या करेंगे, अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, जो है वो अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। तो इसका कथन किसका है, यह कथन क्या कह रहा है कि यह कथन जो है वो कथन आपका किसका है? तो बेन जॉनसन। तो यह कथन जो है आपका क्या कह रहा है कि स्वस्थ शरीर, मन और आत्मा, इसमें जो है वो क्या है कि ये किसका है? तो ये जो है वे बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी, आपका ऑप्शन जो है ये आपका क्या होगा, बी सही होगा। बेस्टर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का यह कथन है, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? ठीक है, स्वास्थ्य के लक्षण निम्न में से कौन सा है? लंबाई एवं भार का सही अनुपात, अस्थि संस्थान का सही होना, शारीरिक ढांचा सधा हुआ या उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य के लक्षण की बात करें, अगर हम किस व्यक्ति को क्या कहेंगे, स्वस्थ है, कैसे हम जान के उस व्यक्ति को देखकर हम कैसे महसूस करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि वह व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है? लंबाई एवं भार का सही अनुपात, बिल्कुल सही। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, उसको फुल्ली न्यूट्रिशन मिला है, सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिला है, तो उसकी लंबाई भी अच्छी खासी होगी और उसका भार भी क्या होगा, अच्छा होगा। अस्थि संस्थान का सही होना, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी प्रकार से मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम वगैरह के, कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, ये इनका अगर अच्छा कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति को मिला है तो उसके हर एक बॉडी का जो आप उसका हर एक बोन्स है वो क्या होगी, एक फिट जगह पर आपकी होगी। शारीरिक ढांचा सधा हुआ, बिल्कुल एकदम फिट व्यक्ति होगा। शारीरिक ढांचा उसको देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है अच्छा है, इसने अपनी डाइट में हर एक न्यूट्रिएंट्स को क्या किया है, फुल्ली मात्रा में, जिस एज में इसको जितनी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती थी उतनी न्यूट्रिएंट्स इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। इसको हम देखकर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर सही होगा वह क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के नियम निम्न में से कौन कौन से हैं? किसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य मतलब खुद के स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाएं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, बट हम कैसे कह सकते हैं कि हम खुद कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या कौन से ऐसे क्रियाकलाप को करके हम खुद स्वस्थ रह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका अच्छी आदतें, जैसे गुड हैबिट्स,
टाइमली हमको कौन सा कार्य करना है, टाइमली हमको कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे डिनर करना है, कितने बजे लंच करना है, ये क्या है टाइमली हमारा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि हमको इस उसी अनुसार हमारे जो बॉडी का फंक्शन है वो फंक्शन क्या करता है, कार्य करता है। अगर हमारे अंदर गुड हैबिट्स है, अच्छी आदतें हैं, तो ये हमें हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं क्या करेगी, प्रभावित करेगी। शारीरिक स्वच्छता, बिल्कुल सही बात है कि शारीरिक स्वच्छता, अगर हम स्वस्थ अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम फिट रहेगा। व्यायाम करना, व्यायाम के माध्यम से हमारी जो बॉडी के रेगुलेशन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, आराम से अच्छी से हो जाती है। और जो वैसे वेस्टेज पदार्थ होते हैं वो पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू ऐसे क्या होते हैं, हमारे शरीर से पास आउट हो जाते हैं। तो जब हम व्यायाम करते हैं, हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है तो उसमें जो वेस्टेज हमारे बॉडी के पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये क्या हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। अगर हमारे अंदर ये सारे लक्षण है तो इसका मतलब है कि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने खुद के प्रति जो हमारी पर्सनल हेल्थ है, उस पर्सनल हेल्थ के प्रति हम क्या है, पूरा केयरफुल है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक चिकित्सा वह है जो किसी व्यक्ति को चोट लगने अथवा अकस्मात बीमार पड़ने की स्थिति में डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पूर्व सहायता अथवा मरहम पट्टी के रूप में प्रदान की जाती है। कथन किसका है, सेंट जॉन एम्बुलेंस का है, इंसाइक्लोपीडिया का है, WHO का है, या इनमें से कोई नहीं। बात अगर हम फर्स्ट एड की करते हैं तो फर्स्ट एड मतलब दैट मीन्स बहुत 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 इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जिसकी हमको प्राथमिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा होती है कि अगर व्यक्ति जो है घायल है या उसको चोट लगी है तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो उपचार उसको देखते हैं, वह हमारी क्या होती है, फर्स्ट एड के नाम से जानी जाती है। और फर्स्ट एड देना मतलब अगर कोई व्यक्ति गंभीर चोट से ग्रसित होगा, अगर हमको तत्काल एड दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसकी जान को, कहीं ना कहीं हम उसके जो चोट लगी है उससे कुछ पल के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो कथन है वह किसका है, तो ये जो कथन है वो आपका सेंट जॉन एम्बुलेंस का है। किसका है, इन्होंने कहा है कि डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पूर्व हम जो मरहम पट्टी, जो कुछ भी व्यक्ति को फर्स्ट एड देते हैं, वह हमारी क्या होती है, आपकी प्राथमिक चिकित्सा के नाम से हम उसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या है। फर्स्ट एड देने का हमारा उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, हम क्यों फर्स्ट एड दे किसी को। ठीक है, जीवन की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। अगर हमें फर्स्ट एड के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, अगर किसी व्यक्ति के सर में चोट लगी है तो इसका मतलब है कि अगर उससे वहां से रक्त बाहर है तो सबसे पहले हमें उसके रक्त को रोकना होगा फर्स्ट एड के रूप में। ठीक है, शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। उसको तुरंत डॉक्टर के पास क्या करना चाहिए, ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड देने के तुरंत बाद हमें उससे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये क्या होती है, चिकित्सा का एक छोटा सा प्रारूप ही होता है। चिकित्सा हमारा जो है वो डॉक्टर के पास जाने के बाद तो ऑलरेडी वहां पे चिकित्सा होती, बट जो हमारा फर्स्ट एड है वो उसका क्या होता है, छोटा सा प्रारूप होता है जो पहले ही क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। बात आती है अस्थायी चिकित्सा, बिल्कुल ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं चलने वाली चिकित्सा होती है, तत्काल के लिए यह दी जाती है ताकि डॉक्टर के यहाँ पहुंचने से पहले रोगी में अगर जरा सा भी ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो वहां तक उसको आसानी से चिकित्सक के पास ले जाया जा सके। इसलिए यह क्या है, अस्थायी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अस्थायी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि कैसा ट्रीटमेंट होता है, ये अस्थायी ट्रीटमेंट होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके सभी जो है क्या है, आपके उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गलन उत्पन्न करने वाले विष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है। ऐसा विष जो है हमारे शरीर में क्या करता है, जलन उत्पन्न करता है। मतलब अगर इसका कहीं से भी हम इसका अगर जरा सा भी यूज कर देते हैं तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, जलन उत्पन्न करने का कार्य करता है। कास्टिक सोडा है, अमोनिया है, कार्बोलिक एसिड है, या सभी है।
ठीक है। तो बात जलन उत्पन्न करने वाले विष के अंतर्गत हम बात अगर करते हैं तो कास्टिक सोडा भी हमारा क्या है आपका, कहीं पे भी आप कास्टिक सोडा अगर आपका पड़ जाता है तो तुरंत वो जलन उत्पन्न कर देता है। अमोनिया की बात वही होती है, अमोनिया में भी ये क्या है, जलन उत्पन्न करने वाला है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है, ये जलन उत्पन्न करने वाला क्या होता है आपका, विष होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, चिकनाई युक्त दाग धब्बे व शुष्क धुलाई में सर्वोत्तम विलायक है। किसकी बात कर रहा है, चिकनाई युक्त दाग धब्बे व शुष्क धुलाई में। जब क्या है, जैसे हम क्या कोई ऑयल का यूज करते हैं और वह हमारे दाग धब्बे व उसके जो धब्बे हैं वो किस पे, हमारे जो क्लॉथ होता है, हमारा जो कपड़ा होता है उस पर लग जाता है, तो हम उसे किस माध्यम से क्या कर सकते हैं, धुला जो है छुड़ाते हैं या हम ड्राई क्लीन करवाते हैं। जब हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई वस्त्र लेते हैं तो वो नॉर्मली उसकी वॉशिंग नहीं होती, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। तो वह जो ड्राई क्लीन करते हैं, शुष्क धुलाई जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोल व बेंजीन का यूज करते हैं, एसिटिक अम्ल का यूज करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं, या डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं। तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोल या बेंजीन का प्रयोग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं चिकनाई युक्त पदार्थों में। जैसे क्या है, तेल का धब्बा लग जाए, घी का धब्बा लग जाए, या वसा से, मतलब जो चीज वसीय है उसका अगर धब्बा लग जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए हम पेट्रोल या बेंजीन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसके साथ साथ शुष्क धुलाई में भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कृत्रिम रेशम के नाम से हम किसे जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कृत्रिम रेशम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से क्या कर, इसका अन्य नाम की बात अगर हम करते हैं तो इसे आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। वह कपास है। बी ऑप्शन आपका रेयान है, सी ऑप्शन ऊन है, और डी ऑप्शन आपका रेशम है। ठीक है, तो यह जो है ये क्या है आपका, हाँ, कृत्रिम रेशा के नाम से, कृत्रिम रेशम के नाम से हम किसे जानते हैं, तो इसे हम रेयान को जो है वो कृत्रिम रेशम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह जो होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, रेयान जो होता है सेलुलोज का बना होता है। और यह क्या होता है, कपास के पौधों की कोशीय दीवार, जो हमारा कॉटन का प्लांट्स होता है उसकी जो कोशिकाएं होती, कोशीय दीवारों से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम कपास की कोशीय दीवारों से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रेयान इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, परनीसियस रक्ताल्पता किसकी कमी से होती है। कौन सी रक्ताल्पता की बात कर रहा है, परनीसियस रक्ताल्पता की बात कर रहा है। ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है। ठीक है, तो ये जो परनीसियस रक्ताल्पता होती है ये विटामिन B12 की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, विटामिन B12 की कमी से होती है। यह विटामिन B12 की कमी से होने वाली क्या है, आपकी रक्ताल्पता है। और ये क्या है, इसमें जो है, इस रक्ताल्पता में रक्त, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसकी मात्रा में काफी कमी आ जाती है। मतलब जो हमारे, चूंकि हमारे आरबीसी का निर्माण फॉर्मेशन ही होता है हमारे बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो जब इसकी कमी आ जाती है या इस विटामिन 12 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो आरबीसी बन रही है वह आरबीसी का निर्माण भली प्रकार से नहीं होगा, अच्छी प्रकार से आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और होगा भी तो कम मात्रा में होगा। जितनी हमारे शरीर को आरबीसी की आवश्यकता है उतने हमारे शरीर में ब्लड नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे होता है। अगर विटामिन सी, विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए से हमारा रतौधी नामक रोग होता है, जीरोसिस कार्निया नामक रोग होता है, केराटोमलेशिया होता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा हो जाता है, और क्या है, जीरोफ्थाल्मिया होता है, बहुत सारे। ये क्या है, विटामिन ए जो है वो हमारे आंखों से संबंधित विटामिन है।
दृष्टि से हमारे संबंधित विटामिन है। और क्या है, अनेक प्रकार के इससे क्या आंख से संबंधित आपके रोग होते हैं। विटामिन बी की बात करते हैं तो इसे बहुत सारे समूह में बांटा गया है, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, ऐसे करके इसको क्या है समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे लंबा समूह अगर किसी बात करते हैं तो विटामिन बी का जो है उसे कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से हम इसे क्या करते हैं जानते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं तो इस विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है तो विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसे क्या करते हैं, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से जो हमारे दांत हैं, मसूड़े हैं, ये क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम हार्मोन्स विटामिन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है। ठीक है, तो विटामिन डी को हम क्या है हार्मोन्स विटामिन के नाम से जानते हैं। किसको, विटामिन डी जो है इसे हम क्या है हार्मोन्स विटामिन के नाम से जानते हैं। और यह क्या है, यह अस्थि में क्या करता है विकृत ना, और इसे हम अस्थि विकृत ना विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसे अस्थि विकृत नाशक विटामिन के नाम से भी हम क्या करते हैं जानते हैं। और यह जो है वो कैसा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। कैसा विटामिन हमारा, फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये कैसा विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसे हम एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किस विटामिन को, विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि इस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक आपका क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। और हमारी हड्डियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसका हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम इस जानते हैं तो इसको हम क्या करते हैं सूर्य की किरणों के माध्यम से जो है हमारे वसा की जो हमारे बॉडी की जो लेयर होती है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की, वहां से इसको क्या है जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी के रूप में। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, नमूनेदार बुनाई किसमें होती है। किसकी बात कर रहा है, नमूनेदार बुनाई की बात कर रहा है जिसमें नमूने बनाए जाते हैं। जेफार्ड बुनाई है, स्विगल बुनाई है, लेपेट बुनाई है, डॉबी बुनाई है। ठीक है, तो नमूनेदार बुनाई के नाम से हम डॉबी बुनाई को जानते हैं। किस बुनाई को जानते हैं, डॉबी बुनाई को हम नमूनेदार बुनाई के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है जो है नमूने जो होते हैं सादी बुनाई और टुल बुनाई से नहीं बनाए जा सकते। इसका जो नमूना होता है वो सादी बुनाई से और टुल बुनाई से इसके नमूने नहीं बनाए जा सकते, बल्कि इसे हम क्या करते हैं, इसमें जो बुनाई होती है वह बुनाई कैसी होती है, चिड़िया की आंख की तरह दिखती है। जैसे चिड़िया की आंख दिखती है, थोड़ी सी उभरी उभरी होती जो होती है, तो वो क्या होती है इसमें डिजाइन बनती है। जिस प्रकार से चिड़िया की आंख को हम देखते हैं तो वैसे उसी प्रकार से इसमें क्या है डिजाइन का उभार होता है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं डाबी बुनाई के नाम से या चिड़िया की आंख वाली बुनाई के नाम से क्या करते हैं, इसे हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विनिंग क्या है। विनिंग क्या है, सब्जी है, स्तनपान छुड़ाना है, भोज्य पदार्थ है या पोषक आहार है। ठीक है, विनिंग की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, हम विनिंग मतलब क्या होता है ये विनिंग, तो विनिंग की बात अगर हम करते हैं तो विनिंग जो है ये स्तनपान छुड़ाना होता है। जब एक शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय ही माँ के स्तनों से एक गाढ़ा पीला दूध निकलता है जिसे हम कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। और उस कोलेस्ट्रम में विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है, जो क्या है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शिशु में रोग एक सप्ताह तक हम उस जो निकलने वाला दूध होता है माँ के स्तनों से, वह शिशु के लिए एंटीबॉडीज का कार्य करता है, उसमें रोग प्रतिरोधक
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो स्तनपान है जो है वो जब तक नवजात शिशु 4 मंथ का नहीं हो जाता तब तक माँ के स्तनों पर, माँ के स्तन से जो निकलने वाला दूध होता है उसी पर निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही शिशु 4 मंथ का हो जाता है तो धीरे धीरे उसे क्या है, आहार दिया जाता है। पहले उसे जूस दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा जूस दिया जाएगा, दाल का पानी हो गया, या आपके ऐसे जो मसले हुए भोज्य पदार्थ क्या होते हैं उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिए जाते हैं, ताकि उसका क्या है, मतलब दूध को छुड़ाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। तो अगर हम दूध को छुड़ाने की या विनिंग की प्रक्रिया को हम की बात करते हैं तो 4 से 6 माह तक जाते जाते पूरी तरह से ये क्या हो जाती है, छुड़ा दिया जाता है, मतलब विनिंग की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है 6 महीने तक। 6 महीने के बाद माँ के स्तनों से शिशु को दूध नहीं पिलाया जाता, बाकी ऊपरी आहार जिसे हम पूरक आहार के नाम से जानते हैं, शिशु को पूरक आहार क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो विनिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत माँ के स्तनों से शिशु को दूध पिलाना जो छुड़ाना है या स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम विनिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।